हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, अभी तक हमने सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 4 क्लासेस कवर कर ली हैं। अगर आप इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आप उन 4 वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा आज की वीडियो के साथ, क्योंकि आपको पता है सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं आपका एग्ज़ाम क्लियर करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाउ डज अ पेरिस्कोप वर्क इन सबमरीन। हमारा जो पेरिस्कोप होता है वो किस तरीके से काम करता है सबमरीन में। अब आपको पता है कि पेरिस्कोप कैसा होता है। हमारा पेरिस्कोप इस तरीके का होता है। ठीक है, ये देखिए, ये चीज़ मैंने आपको हमारी क्लास में भी बताई थी। ठीक है, अब मान लीजिए एक पर्सन है, एक माउंटेन है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक पर्सन खड़ा हुआ है। ठीक है, अब उसे ये देखना है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लीजिए कोई साइकिल है, कुछ भी रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। अब उसे ये ऑब्जेक्ट देखना है तो वो कैसे देखेगा, तो वो पेरिस्कोप की मदद से देखेगा। तो पेरिस्कोप में क्या होता है, आपका इस तरह का आकार होता है और यहाँ पे आपके 2 प्लेन मिरर लगे हुए होते हैं, जो कितने एंगल पे होते हैं, आपके 45 डिग्री के एंगल में होते हैं। और मिरर कौन से होते हैं, प्लेन मिरर। इस टॉपिक से अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन आपका यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, फिर जो रिफ्लेक्शन यहाँ पे पड़ा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन की मदद से आपका फिर ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनेगा और ये इमेज फिर हमारे को यहाँ पे माउंटेन पे दिखाई देगा। इस तरीके से हमारा किसका काम होता है, पेरिस्कोप काम करता है। आइए चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द टॉप मिरर at 45 degree and bounce off at same angle to the lower mirror so that the person can see the view outside। ये तो बिल्कुल सही बात है कि 45 डिग्री पे ही तो करता है वो बाउंस। यहाँ पे पहले 45 डिग्री पे स्ट्राइक करेगा, फिर बाउंस करेगा। ठीक है, लाइट फ्रॉम द लोअर मिरर एंटर्स द टॉप मिरर एट 90 डिग्री। देखिए, जहाँ 90 डिग्री आ गया वो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सही बात है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही तो है। आपकी यहाँ से इंसिडेंट हुई, यहाँ से फिर आपकी इधर इंसिडेंट हुई और यहाँ पे इंसिडेंट हुई, यानी कि रिफ्लेक्ट ही तो कर रहा है यहाँ से इमेज। यहाँ पे पहले इमेज बनी, फिर इसने यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट करा। तो यस, इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सही है। इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या ये रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है? नो दोस्तों, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे बेस्ड नहीं है, क्योंकि जब हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, हमारी जो लाइट होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपका ये एक एयर है और ये आपका वाटर है। ठीक है, तो यहाँ से जो लाइट रे आती है, तो आपकी लाइट रे यहाँ से यहाँ इस वाले मीडियम में जाएगी। ये आपका मीडियम 1 है, ये आपका मीडियम 2 है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। और अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे आकर यहीं पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे आके यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपका ऑप्शन ए एंड सी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज। हमारी जो आइस है वो पानी पे क्यों तैरती है। बीइंग अ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वाटर। देखिए, ये चीज़ हमने हमारे लेक्चर में भी बताई थी कि जिसकी डेंसिटी कम होगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करता है, फ्लोट्स। ठीक है, अगर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आइस की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो फ्लोट कोई ना करेगा, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे भी गलत हो गया। आइस combines with air which helps it float due to buoyancy। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आइस undergoes breakdown in hydrogen bonding which make it float। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। इसका जो सही और अप्रोप्रिएट आंसर है वो है कि जो हमारा आइस होता है उसका मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर होता है, अरेंजमेंट होता है, वो अलग होता है वाटर मॉलिक्यूल से। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो आइस है वो फ्लोट करती है किसमें, वाटर में। तो इसका आंसर होगा ओनली डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा गया है,
कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर आर यूजुअली यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये बात सही है? हाँ जी, ये बात तो सही है कि हमारा जो कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए। रीज़न दे रखा है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर्स एंड हाई रेजिस्टिविटी। देखिए, अब आप जैसे गुड कंडक्टर कहेंगे, ये तो रीज़न सही दे रखा है नहीं। यहाँ पे जो एग्जामिनर है वो बहुत शातिर है, उसने यहाँ पे ट्रिक डाली, उसने बोल दिया हाई रेजिस्टिविटी। अब मुझे ये बताइए, अगर कोई भी आपका मेटल है या कोई वायर है, अगर उसकी हाई रेजिस्टिविटी होगी तो वो जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का उसे रोकेगा या बढ़ाएगा? रोकेगा। अगर कॉपर और एल्यूमिनियम की हाई रेजिस्टिविटी होगी तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये इस पॉइंट की वजह से इन्होंने यहाँ लिखा हाई रेजिस्टिविटी, हमारा जो रीज़न है वो गलत हो जाता है। गुड कंडक्टर होते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन हाई रेजिस्टिविटी नहीं होती, उनकी क्या होती है? लो रेजिस्टिविटी होती है। तो इसका सही आंसर होगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा गया है, What is the reason for boiling of water at low temperature at high altitude? जैसे जैसे हमारा जो एल्टीट्यूड है यानी कि ऊंचाई है वो बढ़ती चली जाएगी तो हमारा जो बॉइलिंग है, वाटर का जो बॉयल है वो कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है पानी, ठीक है, तो अब आपका वहाँ पे जाके 70 डिग्री सेल्सियस पे भी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण होता है दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है? लेस हो जाता है। और जब हमारे सराउंडिंग का जो प्रेशर कम पड़ेगा तो इसका मतलब उसे जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं उसको बॉयल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये बात तो हम सभी को पता है, इस पूरी जितने भी एटमॉस्फेयर में बॉडीज़ हैं उनके ऊपर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। हमने लास्ट वीडियो में भी करा था, अगर हम खड़े हुए भी हैं तो हमारे ऊपर एक प्रेशर लग रहा है जो हमारे इंटरनल प्रेशर की वजह से बैलेंस हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से जब हमारा बॉयल होता है वाटर तो उस पर भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। अब क्या होगा, जैसे जैसे प्रेशर कम होगा ऊपर हाइट पे बढ़ते हुए तो वो जो बॉयल पानी है उसके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम होगा तो वो जल्दी बॉयल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड विच लीड्स टू लॉवरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये बहुत ही अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको कोई सिर्फ अपना माइंड यूज़ करना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना। एग्जामिनर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, अगर आप इसको थोड़ा सा माइंड यूज़ करेंगे तो आप फट से इसका आंसर कर देंगे। इसमें क्या कहा गया है, दो सब्सटेंस दिए हुए हैं, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, और सब्सटेंस क्या है? सोडियम सल्फर। अब इन्होंने पूछा है किस टेम्परेचर पे हमारे जो ये दोनों एलिमेंट है क्या बोलते हैं, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ये तो पता है ना कि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जब हमारा ये जो सब्सटेंस सोडियम है इसका ये टेम्परेचर होगा तो ये हमारा मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। उसी तरीके से जब तो हमारा जो सोडियम है वो जब हमारा 98 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा उस तो हमारा जो सब्सटेंस है मेल्ट होने लगेगा। उसी तरीके से सल्फर हमारा 115 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच के मेल्ट होने लगेगा। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या होगा कि कौन सा टेम्परेचर है जब दोनों ही चीज़ें आपके एक साथ मेल्ट हो जाएंगी? तो सीधी सी बात है, जब हमारा टेम्परेचर 115 से ऊपर होगा तो क्या होगा, हमारी ये भी मेल्ट स्टेट में आ जाएगी और ये भी मेल्ट स्टेट में आ जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा अबव 115 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? इनमें से कौन सी बात सही कही गई है? पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये तो बिल्कुल सही बात है, हमने बताया था हमारी 3 फोर्सेस हैं जो बेसिकली आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आती हैं। एक आती है आपकी ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, एक आपकी आती है मैग्नेटिक और तीसरी आती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक।
ठीक है, ये 3 फोर्स होती हैं जो हमारे किसकी कैटेगरी में आती हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आती हैं। चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिल्कुल सही बात है। एबिलिटी टू लिफ्ट थिंग्स विद अ मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, नहीं। अगर हमारे को किसी की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से किसी चीज़ को लिफ्ट करना है तो उसके लिए हमारे को कॉन्टैक्ट फोर्स की ज़रूरत नहीं है। हम मैग्नेट लगा के जो भी चीज़ें हम उसे लिफ्ट कर सकते हैं। एयरप्लेन फ्लाइंग थ्रू द एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फोर्स लगता है, आपका कौन सा फोर्स लगता है, जब हमारा हवा में कोई भी एयरप्लेन चलता है, ठीक है, मान लीजिए एयरप्लेन चल रहा है हवा में, ठीक है, तो यहाँ पे एक फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं लिफ्ट फोर्स। क्या बोलते हैं, लिफ्ट फोर्स। तो ये लिफ्ट फोर्स क्या करता है, आपकी जो ऊपर का प्रेशर है उसे तो बढ़ा देता है और नीचे का प्रेशर आपका घटा देता है, जिसकी वजह से क्या आता है, यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है प्रेशर का, ठीक है। और इस डिफरेंस की वजह से क्या होता है, आपका जो एयरप्लेन है वो हवा में चलता रहता है। यहाँ पे तेज हवा चलती है, यहाँ पे कम हवा चलती है, यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। और इस डिफरेंस की वजह से हमारा जो एयरप्लेन है वो क्या करता है, आपका हवा में चलता रहता है। तो क्या होता है, एयरप्लेन इज थ्रू द एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नहीं जी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ लिफ्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एंड डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट साउंड। साउंड के बारे में से इनमें से कौन सी बात नहीं सही नहीं कही गई है। वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड इन ह्यूमंस, बिल्कुल सही बात है। इन ह्यूमंस में क्या, इस दुनिया में कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से होती है, वाइब्रेशन की वजह से। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, मैंने हमारे लास्ट लेक्चर में भी बताया था, साउंड कभी भी वैक्यूम से नहीं ट्रेवल कर सकती, ठीक है। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू गैस। इन तीनों मीडियम से कर सकती है, बट कभी भी वैक्यूम से ट्रेवल नहीं करती। तो ये बात बिल्कुल गलत कही गई है और हमें गलत ही चूज करनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है द पीएच ऑफ 4, हमारे को 4 सब्सटेंस दी हैं, ए बी सी एंड डी। इन चारों का पीएच दिया गया है, हमें एसिडिक स्ट्रेंथ में लगाना है, ठीक है, इनकी किसमें, करेक्ट ऑर्डर में। अब देखिए, आपको एक चीज पता है, जितना less number indicates more acidic strength, ठीक। तो जितना नंबर कम होगा उतनी ही वो ज़्यादा एसिडिक होगी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, आपका सबसे कम नंबर क्या है, 2, और 2 किसका है, बी, यानी कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सी होगी, बी। ये तो सही है, तो यहाँ तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Specify the order of method that you will use to separate salt mixed in oil and water। अगर हमारे को, ठीक है, एक बीकर है, मान लीजिए, इसमें हमारा क्या है, ऑयल भी है, ठीक है, इसमें सॉल्ट भी है और इसमें वाटर भी है। अब हमारे को इन तीनों को अलग करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो पहले आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो ऑयल है उसकी क्या होती है, डेंसिटी कम होती है, ऑयल की डेंसिटी लेस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑयल हमेशा वाटर पे तैरता रहता है। अगर ये वाटर है तो आपका जो हमेशा ऑयल होगा, लेट से मैंने ऑयल को ले लिया ऑरेंज कलर, तो ये हमेशा ऊपर की सरफेस पे रहेगा, ये ऑयल कभी भी नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक सेपरेट फनल ले सकते हैं और उसमें क्या कर सकते हैं, इस वाटर को और ऑयल को रिमूव कर सकते हैं। और जब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, जब आपने ऑयल को रिमूव कर दिया तो हमारा एक और बीकर लेंगे। अब इसमें हमारा क्या बचा,
वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है। और हमने हमारे एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, हमारी क्लास में भी देखा था कि जब हमें वाटर और सॉल्ट को वो करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, इवोपोरेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपका जो पानी है वो सारा भाप बन के उड़ जाएगा और लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे सॉल्ट बचेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके हम वाटर एंड ऑयल को रिमूव करेंगे, फिर वाटर को सॉल्ट से अलग करेंगे, कैसे, इवापोरेशन से। तो ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया है हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पे हमारे को कुछ रिएक्शन दी गई है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर इज मोर देन Mg बट लेस देन Na। पहले इतना देखिए, रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर इज मोर देन Mg। पहले कॉपर और Mg को देखते हैं। तो कॉपर और Mg हमारा यहाँ पे है। अगर हमारी कॉपर की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता, तो क्या Mg से रिप्लेस कर पाता, नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ तो Mg ने इसे रिप्लेस करके अपना प्रोडक्ट बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या है, ये बात गलत है। कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो Mg से कम है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर इन्होंने कहा है कि कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से ज़्यादा है। तो देखते हैं जिंक और कॉपर। अगर कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से ज़्यादा होती तो क्या ये इसे रिप्लेस कर पाता, नहीं कर पाता। तो ये भी गलत हो गया। रिएक्टिविटी ऑफ Mg इज मोर देन Na। अगेन वही चीज़, अगर Mg स्ट्रॉन्ग है तो ये अपनी जगह को छोड़ता, नहीं छोड़ता। ये कमज़ोर है तभी तो Na ने इसकी आके जगह ले ली, तो ये भी गलत है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि भैया जो ताकतवर होगा वो दूसरे की जगह ले लेता है। अगर इस Mg ने कॉपर की जगह ले ली तो इसका मतलब क्या है, Mg ज़्यादा ताकतवर है किससे, कॉपर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि हम गोल्ड को ज्वेलरी बनाने के लिए किस लिए प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो मैलिएबल होती है, बिल्कुल सही बात। रेजिस्टेंट टू कोरोजन, बिल्कुल सही बात है, तभी अगर वो कोरोड हो जाएगी तो क्या हम गोल्ड को यूज़ करेंगे, नहीं। हाईली रिएक्टिव, दोस्तों अगर वो रिएक्टिव होगी तो हम उसे ज्वेलरी क्यों बनाएंगे, क्योंकि ज्वेलरी तो ऐसी चीज़ होती है ना जो हम हमेशा पहनते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। जो गोल्ड है क्या वो साउंड आवाज़ निकालता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। हल्की माइन्यूट हो सकती है, पर एक जो प्रॉपर मेटल में होनी चाहिए वो नहीं होती। तो इसका ऑप्शन क्या होता है, A एंड B। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके, इसमें से कहा गया है हमारे को बताना है इसमें से कौन सा सेट हमारा किसको इंडिकेट करता है, फिजिकल चेंजेस को, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आप सभी को पता है रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। तो ऑप्शन 1 भी गया, ठीक है, और ऑप्शन 4 भी गया। उसके बाद जो कुकिंग ऑफ फूड है, दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। तो आपके ऑप्शन क्या बचा, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है एस्टर्स आर केमिकल विच गिव फ्रूट देयर स्मेल। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि एस्टर्स वो केमिकल होते हैं जिन जो फ्रूट जैसी स्मेल देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और पॉलीमर्स एक्चुअली क्या है, पॉलिस्टर क्या होता है, पॉलीमर का रिपीटेटिंग यूनिट होता है किसका, एस्टर का। ये भी बात बिल्कुल सही कही है। तो इनके ऑप्शन क्या होंगे, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। तो देखिए जो दोस्तों, हमारा जो पैराफिन वैक्स है वो हमारा किस में यूज़ होता है, ऑइंटमेंट में यूज़ होता है। ब्यूटामिन हमारा पेंट में यूज़ होता है। 2 और 2,4-D हमारा क्या है, वीडीसाइड्स है। और जो सुपर फॉस्फेट है वो हमारा क्या है, फर्टिलाइजर है। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी टू अवर बॉडी बाय। हमें ये पता है वैक्सीन क्या करती है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन कैसे प्रोवाइड करती है, तो ये भी मैंने आपको हमारे लेक्चर्स के अंदर पढ़ाया था कि वैक्सीन क्या करती है, हमारी बॉडी को इस तरीके से प्रोग्राम करती है कि जब कभी भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो वो सूटेबल उसकी एंटीबॉडीज आपकी बनाती हैं और वो एंटीबॉडीज उस एंटीजन के साथ लड़ती हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेल्स। अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो उसके इनमें से कौन सी बात गलत कही गई है। तो देखिए, ये आपको देखते ही पता चल रहा है, प्लास्टिड्स जो होते हैं वो केवल और केवल हमारे प्लांट्स में होते हैं, एनिमल में नहीं होते। प्लास्टिक्स की वजह से ही हमारा जो प्लांट्स हैं उनमें ग्रीन कलर आता है। ठीक है, प्लास्टिक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं प्लांट्स के अंदर। तो इसका इनकरेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगेन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसमें आप देख रहे हैं रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करके जाइएगा। हमने अपनी क्लास में भी करवाया है, आप प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिएगा। देखिए, तो अगर हम गलत की बात, इसमें ट्रू की बात करते हैं, तो मैंने आपको हमारे लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था, जो वेन्स होते हैं उनमें थिक वॉल नहीं होती, आर्टरीज में होती हैं, और वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती, वॉल्स होती हैं प्रेजेंट। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बिल्कुल गलत धारणा है कि अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ब्लू कलर में होगा। जो कलर होता है हमेशा रेड होता है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड होने की वजह से हो सकता है कि वो थोड़ा सा लाइट कलर हो, लाइट रेड हो। ठीक है, जो हमारा क्लॉटिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, नहीं जी, वाइट ब्लड सेल्स की वजह से नहीं होती, वो होती है आपकी किसकी वजह से, प्लेटलेट्स की वजह से। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये तो बिल्कुल सही बात है, वेन्स हमारी क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, और आर्टरीज क्या करती हैं, आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अगेन आपको ये पूछा गया है कि मैचिंग बताइए। बेसिकली आपको बताना है कि इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। ये जो हमारी ह्यूमन एंड प्लांट डिजीज है ये किसके ज़रिए फैलती हैं। ठीक है, तो आपका दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका सिट्रस कैंकर है जो कि एक बैक्टीरिया है, वो हमेशा वाटर के थ्रू फैलता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी भी हमारा वाटर के थ्रू ही फैलता है। मलेरिया तो आपको सबको पता है, मॉस्किटो, और येलो वेन हमारा एयर के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सही बताना है। एनिमल जो कि अपने बर्थ देते हैं अपने बच्चों को, उनको बोलते हैं दोस्तों, ये तो सभी को पता है, विविपोरस। और जो अंडे देते हैं उन्हें बोलते हैं ओविपोरस। फॉर्म्स ड्यू टू फ्यूजन ऑफ एग, और जब एग का और स्पर्म का फ्यूजन होता है तो उससे क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है, और जब हमारा ट्रांसमिशन होता है लार्वा से एडल्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। एग्जाम्पल बटरफ्लाई। ठीक है, और क्या है आपका फ्रॉग। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज का। इसमें पूछा गया है, शहजाज ने ऑब्जर्वेशन किया न्यू प्लांट के बारे में, और उसने देखा कि उसकी जो स्टेम है वो मोटी है, वैक्सी लेयर है, और जो रूट्स हैं वो डीप है। ठीक है, करेक्ट हैबिटेट बताइए। देखिए, आपको यहीं से पता चल गया, उसने लिखा है रूट्स आर वेरी डीप। अगर रूट्स किसी चीज़ के डीप हैं तो इसका मतलब वहाँ पे उसे कहीं ना कहीं पानी की कमी रहती होगी, इसलिए उसके रूट्स डीप गए होंगे पानी की कमी को पूरा करने के लिए। तो ऐसा प्लांट हमारे को कहाँ मिल सकता है, इट इज़ ओनली इन डेजर्ट। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर द डे गाइस। आपको आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।